हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आलोक कुमार। हम आप लोग के बीच में मेरा ये पहला वीडियो होगा जो मेरे इस चैनल पर यह वीडियो अपलोड होगा। मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है AK लॉ जुडिशरी सक्सेस, यानी कि आप यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज, यानी कि जो आपका सपना है, जो एम है, जो लक्ष्य है, उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए, उस चीज़ की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सक्सेस होना है, तो जुडिशरी आपको इस हिसाब से निकालना है जो मैं आपको मूल मंत्र दूंगा। इसमें सिर्फ हम आपको एक मूल मंत्र देने का काम करेंगे, ठीक है। तो लॉ तो एक बेसिकली रूप से हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। लॉ में जो 2022 का पहला तारीख होगा जनवरी का, उस तारीख से मैं इन सारे सब्जेक्टों पर, जो इन सब्जेक्टों के जो अंदरूनी जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर विस्तृत हम बात करेंगे। पर उसके पहले हम बेसिक बात जो है दिसंबर के लास्ट तक, यानी कि 2021 के लास्ट तक हम सिर्फ बेसिक लॉ पे बात करेंगे। उसके बाद 1 तारीख से हम यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज के लिए हम बात करेंगे। उस पर हम डेली जो है जितने भी टॉपिक्स, मतलब जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों पर जो उसके अंदरूनी तरीके जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर हम एक एक करके डेली प्रतिदिन के हिसाब से एक वीडियो अपलोड करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर स्टडी करेंगे और एक बढ़िया से ड्राफ्ट यानी कि शॉर्ट नोट्स बना के रख लेंगे जो एग्ज़ाम की पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते क्रम की स्थितियों में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल को जब आप लोग खोलिएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और इसके बाद जो है जो बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको दबाने का तात्पर्य है कि जब भी मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए तो वो चीज़ आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। फिर क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं 1 तारीख से जो भी डालूंगा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा। उसके बाद क्या होगा कि हर एक वीडियो आप देख देख के धीरे धीरे करके आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी से तुरंत लग जाइए, क्योंकि हमने जो ये मूल मंत्र तैयार किया है 6 महीने के अंदर का तैयार किया है मैंने। 6 महीने के अंदर आपको कितना क्या पढ़ाना है, क्या क्या करना है, उन सारी चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसीलिए अभी से समय है 4-6 महीने, 6 महीने तक का पूरा मैंने दिया है। 1 तारीख से लेके 6 महीने के बीच में जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके बीच में पहले मैं आपको प्रिपेयर करा लूँगा। जब भी जून जुलाई अगस्त में आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका तो कंप्लीट 5 मंथ में ही कर लेंगे, लेकिन 6 मंथ में जो आपको जैसे इस चीज़ का पूरा टेस्ट देना है, इस चीज़ का जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो मुश्किल से आप 10-20 दिन के अंदर जो है पूरा कंप्लीट कर लें। इसलिए मैंने 6 जो मंथ डाला है, इसलिए नहीं तो मैं आपको 5 मंथ के अंदर ही करवा देंगे, वो भी शॉर्ट टाइप का, जिससे कि एग्ज़ाम की पॉइंट व्यू से आप कभी भी हिरासे ना, उससे तुरंत आपको ये लगे कि हाँ मनोबल इतना हाई रहे कि हाँ मेरा जो है मन बड़ा अच्छा है, मैं इस चीज़ को कर जाऊँगा। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के प्रति लाया है। आप लोग इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय के तरीके से पढ़िएगा और मैं बहुत इस पर डिस्कशन इतना करेंगे कि इसको क्या कितना किस पर मैटर दिया गया, कितना नहीं दिया गया, कहाँ कहाँ क्या पूछेगा, बस इतने तक ही हम बात करेंगे। बाकी कल जो हम बात करेंगे, कल का जो वीडियो होगा वो बेसिकली तौर तरीके से आधार पर सारे बेसिक जो है एक मतलब इस 21 के दिसंबर के लास्ट तक हम जो है पूरा बेसिक लॉ आपको बता देंगे, जिससे कि लॉ जो है बहुत आम लोग भी, जो जनता होती है वो सब लोग जानना चाहते हैं, इसके इच्छुक होते हैं। और दूसरी बात है कि जो जैसे कि ज़रूरी भी है, लॉ जानना अति आवश्यक है, इसलिए कि जानना अति आवश्यक है जिससे कि लोग जैसे कोई आप आदमी सामाजिक स्तर पे बढ़ना चढ़ना चाहता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है, तो वो नेता बनना चाहता है या मंत्री, किसी भी चीज़ को संगठन चलाना, किसी भी सामाजिक स्तर पे काम करना चाहता है, तो उसे देश की रक्षा करने के लिए, देश के प्रति सामाजिक सेवा सत्कार करने के लिए तो उसे लॉ की जानकारी होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं
तो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान कानूनी आधार पे ना होने पाए, ऐसी स्थितियों को जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे लॉ की जानकारी अति आवश्यक है, जिससे कि हमें कोई भी समस्याएं ना होने पाए। ठीक है। और उसके बाद बढ़ते क्रम की स्थितियों में देखिए हमने दिया भी है बड़े अच्छे से, हमारे माननीय जज साहब भी बैठेंगे, माननीय जो प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिस करते हैं उनको भी, जो गवर्नमेंट तरफ से अथॉरिटी होते हैं वकील उनको भी, और जो सज़ा सुनाया जाता है, जो निर्णय आता है, जजमेंट आता है, तो वो किस आधार पे आता है, उन सारी चीज़ को भी मैं इसमें वर्णित किया हूँ। और दूसरी बात, मैंने इन 5 भागों में, जो 5 भागों तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 तारीख से, जब भी मैं पढ़ाऊंगा डेली एक वीडियो डालूंगा, छोटा ही छोटा डालूंगा, सारी चीज़ को इंक्लूड करके आपको एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा हमेशा के लिए, और उसके बाद आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चीज़ को आप बना के रखे रहेंगे भविष्य के लिए, कभी भी एग्जाम आए तुरंत आप उसको तुरंत एक 10-20 दिन के अंदर रिपीट करके तुरंत जाइए, रिविजन करके एग्जाम फटाक से निकलेगा। क्यों नहीं, मेहनत करेंगे निकलेगा, क्यों नहीं। हम लोग मेहनत, देखो जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको निकलना ही निकलना है किसी भी कीमत में। मेहनत करोगे, जो कहते हैं ना कि बड़ी और लगन और शिद्दत के साथ जो मेहनत करता है ना, उससे कहते हैं कि भगवान इतना होता है, किस्मत का भी साथ देना होता है। तो आप कर्म योगी बनिए, कर्म की इच्छा, जो कहते हैं ना कर्म की इच्छा के प्रति काम करिए, फल की इच्छा मत रखिए। फल तो मिलेगा अगर कर्म आपका अच्छा होगा, आपने अच्छा पढ़ा है, आपने अच्छा स्टडी किया है, ठीक है, तो आपको मिलना जायज़ है, क्यों नहीं मिलेगा, बेसिकली मिलेगा। बस हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, और आपके दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार का डर दहशत नहीं होना चाहिए कि अरे इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे तैयार होगा, ये है वो, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। भूल जाइए टेंशन, और अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आइए हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ वीडियो, मतलब कुछ जो टॉपिक्स है उन चीज़ों पे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझाएंगे और बहुत ज़्यादा ब्रॉडली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमको एक जो मूल मंत्र आपको देना है, ये बेसिकली एग्जाम के थॉट से बस इतना देना है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, किस पे हमको चर्चा करना है, किस पे परिचर्चा करना है, कितने डिस्कशन करना है, इन सब चीज़ों के बीच में जो आपके बीच में समझदारी। हाँ, लेकिन एक बात और है भाई साहब, मैं मेरे द्वारा जो है अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, देखो मेरा पहला वीडियो है, त्रुटि होना कह नहीं सकता, हर इंसान से गलती होती है छोटी मोटी, तो हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही माफ़ी के इच्छुक होंगे, और मैं क्षमा प्रार्थी होऊंगा उसके लिए। लेकिन ये है कि अगर कोई भी कहीं पे आपको मिस्टेक लगता है तुरंत हमारे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम सुधार करने की कृपया, मैं कोशिश ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि सुधर जाए, ऐसी अगली वीडियो में जो भी आए तो ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं होने पाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ और अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये मैं एक क्या है कि कभी जैसे आदमी को कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जजमेंट कब आएगा, या कौन सा, मतलब होता है ना कि जजमेंट आया पता नहीं चला, कुछ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक आपको लिंक बताता हूँ, वो क्या कहते हैं कि गूगल पे आप सर्च करिएगा कि लाइव लॉ इंडिया इन हिंदी, ठीक है, लाइव लॉ इंडिया इन हिंदी। अगर आपको हिंदी में जानना है तो इन हिंदी कर देना, तो अगर इंग्लिश में जानना है तो जो जजमेंट है, जो भी मैटर है, जो कौन कौन से वहाँ पे अभी तक पेंडिंग में है, तो वो भी चीज़ भी डाल सकते हो कि लाइव लॉ इंडिया इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी हो जाएगा, हिंदी में, दोनों में, मतलब दोनों में देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते क्रम की स्थितियों में देखते हैं हम। पहला हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, हम पहले जाते हैं इस चीज़ पे। पहला पॉइंट क्या है मेरा, पहला पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट पे हमको जो है इस पे आपको जाना है। देखिए जो यूपीएपीओ है, सबसे पहले हम यूपीएपीओ की बात करते हैं। क्या, यूपीएपीओ की, ये जो यूपीएपीओ है इस पर हम देखते हैं क्या, इस पे क्या पाते हैं कि ये क्या चीज़, इसमें ऐसा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं जिससे कि कम समय में ज़्यादा इम्प्रूव करें। ये 3 महीने का कोर्स है, मात्र 3 महीने का,
3 महीने आपने अगर डे प्रतिदिन के हिसाब से आपने अच्छी पढ़ाई की है तो माई का लाल कोई है ही नहीं कि आपको रोक ले कि पास होने से। पास डेफिनेटली होना है, बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, एक समय सारणी बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक समय सीमित, मतलब कि टाइम सोने का टाइम जो होता है सोइए, जगने का जो टाइम होता है जगिए। सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, समझ रहे। और भविष्य में भी जब बुजुर्ग का पन आएगा तो उस स्थितियों में भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि बस अगर आपका समय स्थिति सही है तो कभी भी आपको भविष्य में कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक दिन तो सबको जाना है, बस ये है कि कोई पहले कोई आगे इसी तरीके से जाता है, कोई पीछे, बस इसी और आगे पीछे। जिंदगी बहुत छोटी है, कुछ समय और आने के बाद देखेंगे स्थितियाँ बहुत और गंभीर हो जाएंगी। अगर हम लोग अभी से दृढ़ संकल्प होकर सारे कर्तव्यों को अच्छे तरीके से करें, साफ सुथरा रखें, बनाए पानी को थोड़ा कलेक्ट रखने की कोशिश करें और पर्यावरण को थोड़ा सुरक्षित रखें, जैसे पेड़ होते हैं, पौधे हैं, तो इन चीज़ों को लगाया जाए। हाँ, और सामाजिक स्तर पे जनसंख्या जो बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, हम दो हमारे दो या हमारे एक, ये अति आवश्यक है, क्योंकि बढ़ते स्थितियों में देखेंगे बहुत ही एकदम सघन की स्थिति आ जाएगी जब हम लोग को पानी पीने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए हम बस इतना करेंगे जो संविधान में भी लिखा है कि हम दो हमारे दो या हमारे एक, ठीक। ये किसी पे पाबंद नहीं है कि जरूर है, आपका दिल इच्छा करता है, लेकिन अगर अच्छा होगा, आप भी सामाजिक स्तर पे भारत देश की उन्नति की तरफ चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बस इतना है कि हम दो हमारे दो हमारे एक, यही जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के थोड़ा तरीका है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यूपीएपीओ। यूपीएपीओ में जो आएगा हमारा सब्जेक्ट, उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आईपीसी सीआरपीसी। आईपीसी 1860 का है, जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड है ये 1860 का है। कितना है ये? 1860 का है, इस तरह चीज याद रखिएगा, 1860 का है। फिर जो सीआरपीसी है वो 1973 यानी कि 1973, ये सीआरपीसी है। मतलब सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो प्रक्रिया संहिता होता है उस चीज को बताने का काम करता है, ठीक है, सीआरपीसी। और चलिए एविडेंस की बात करते हैं, जो मेरा एविडेंस है, साक्ष्य विधि है, तो उस पर हम क्या देखते हैं, 1872 की एक्ट है, इसमें ये एविडेंस को दर्शित करता है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है 1950 यानी कि 1950, और इस पर हम देखेंगे तो हमको ये 4 सब्जेक्ट हो गए। कौन सा? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारा एकदम मूल मंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। ये आपका बहुत ही जिंदगी का सबसे अहम समय होगा, समझिए, और अपने टाइम को बहुत बचा के चलिए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है, अभी बहुत ही गोल्डन टाइम है, क्योंकि अब समय जो आने वाला है वो एग्ज़ाम अच्छे वैकेंसी निकलेगी, और इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो हमें भगवान की दुआ रहेगा, किस्मत साथ देगा, हो जाएगा सबका, ठीक है। चलिए हमने क्या देखा? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये चारों जो है आपको, देखो ये जीके में काम करेगा, आपको एपीओ के जीके में काम करेगा। मैं पहले यूपी एपीओ की बात कर रहे हैं, बाद में हम सिविल जज की बात करेंगे, पहले हम यूपी एपीओ की बात कर रहे हैं। आपको इस 4 की जो है, ठीक है, इन चारों पर आपको पकड़ अच्छी बनाना है, आईपीसी और सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। चलिए इन 4 चीज पे बना लिए ना। अब आइए अगले क्रम में, हमको हिंदी पे पकड़ अच्छी बनानी है, ठीक है। हिंदी पे पकड़ अच्छी बनानी है। अगर आपने हिंदी बढ़िया से तैयार कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपको
हिंदी का जो नंबर होगा, ये मत सोचिएगा हिंदी अच्छे से पढ़े रहेंगे और ये चीज़ पढ़े रहेंगे तो आपको क्या है कि नंबर जोड़ने में जो फ़ायदा होगा और आपका इंटरव्यू तक ले जाने का एक तरीका हो जाएगा। इसी से आपका नंबर इसमें अच्छा होगा, ये लॉ में अच्छा होगा, हिंदी में अच्छा होगा। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है, यहाँ हो गया आपका जो पुलिस एक्ट है, ठीक है, ये जो पुलिस एक्ट है जो 1861 का, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट है, जैसे पुलिस यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट है, तो 1861 की जो बात की गई ये भी जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए हिंदी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप हिंदी। और सबसे महत्वपूर्ण की बात, और आगे चलते हम देखते हैं कि सामान्य जो अध्ययन है, ये क्या है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो जनरल नॉलेज है, इसको हम जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा विशेष किस पे महत्व देंगे, आप हिस्ट्री पे, ठीक है, हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा और जियोग्राफी, यानी कि इतिहास, जीव विज्ञान और क्या कहते हैं भूगोल, जो जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत जो मतलब लगे कि हाँ ये एकदम इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को भली बात रूप से अच्छे तरीके से खूब मेहनत करके उसको बहुत लंबा लंबा टाइप करने, बहुत छोटा कोटेशन और बढ़िया से शॉर्ट करके क्वेश्चन बना लेंगे, आंसर बनाएंगे, तो वो क्या है कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जब आपका 10-20 दिन बचेगा, जब रिवीजन का टाइम होगा 6 मंथ में, तो उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम अपने आप से टेस्ट भी दे लोगे, अगर ज़रूरत पड़े हम आपको, हाँ ये चीज़ के लिए मैंने जो है सारे क्वेश्चन का मैंने जो है प्री मेंस का पेपर भी बना दिया है, तो जिससे कि आप लोग को फ़ायदा रहेगा कि मैंने जो मेंस का पेपर बनाया है तो उसको आप तक पहुंचाएंगे, जहां तक कोशिश हो ना, मैं आप लोगों को जो है इसके आधार पे हम क्वेश्चन आप तक अवेलेबल कर देंगे, वो पहुंच जाएगा, या बता देंगे कैसे भी, तो एक दिन हम या अलग से ही क्लास ले लेंगे उसके लिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपको मेन इम्पोर्टेंट है, उस पर हम अब चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलो, आपको इन सब चीज़ पे ध्यान देना, क्या है, सामान्य अध्ययन को, जिसमें से आपको हिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है, इस पे आपको पकड़ अच्छी बना लेनी है। और दूसरी बात, करंट अफेयर्स और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर जो भी मैटर हैं, उन चीज़ को जो है तैयार कर लेना अच्छे से, जो भी हो। और देखिए, हम सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम हो ना, उसके पहले जैसे कि 3 महीना 2 महीना 6 मंथली का पूरा करंट अफेयर्स आपका पूरा करंट एकदम तैयार होना चाहिए, 6 मंथ का पूरा एकदम परिपूर्णता से एकदम तैयार होना चाहिए, एकदम परिपक्व होना चाहिए आपको। और दूसरी बात ये है कि जब आपका तैयार रहेगा और जब एक चीज़ है, हाँ 6 मंथ का पिछलेगा, ठीक है, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम मान लीजिए 1 महीने बाद है एग्ज़ाम, तो 1 महीने के पहले का जितना भी टोटल आपका करंट होगा वो आप डेली अपडेट एकदम क्लियरिटी जुड़ते चले जाइएगा। जैसे एग्ज़ाम का 10 दिन पहले बचता है उसी तक का पहले क्लियर कर दीजिएगा, उसी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक का जितना भी करंट है वो क्लियर हो जाएगा, और 10 दिन बाद जो न्यू आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उनका पेपर बन चुका होता है, 2-4-10 दिन हो रहता है, उसे हम तैयार कर देंगे अगर नया भी जोड़ना होगा तो इसीलिए हम 10 दिन पहले ही आप एकदम पूरा तरह से रेडी रहिए, बाकी 5 दिन में जो बचा रहे उसको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा आपको। और एक चीज़ है कि ध्यान देते रहेगा, जो केसेस आते हैं उस पर थोड़ा विशेष, जैसे केस कोई आए तो थोड़ा चीज़ ध्यान रखा करिए, केस भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो एपीओ में केस, लीडिंग केस जो होती हैं उसके आधार पर, या कोई संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ होता है, जो केसेस आए हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आपको इंक्लूड करके दिखा देंगे, तो आपको थोड़ा सा विशेष केस लॉ पे भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते स्थितियों में हम देखते हैं कि आपने देखा यूपी एपीओ का आपको क्या क्या तैयार करना है, प्रिपेयर, कि आपका आईपीसी पूरा जो है तैयार होना चाहिए, सीआरपीसी पूरा तैयार होना चाहिए, एविडेंस भी पूरा तैयार होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पूरा तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका हिंदी भी पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, और सामान्य अध्ययन आपका तैयार होना चाहिए, जिसमें से सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री, बायो और जियो पर
ज्योग्राफी, बायोलॉजी और हिस्ट्री पर, इन तीनों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। फिर आगे बढ़ते क्रम की हमको जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जो स्थितियां हैं उस पर देखना है, और मामले जो हैं और जो इंटरनेशनल लॉ है उस पर थोड़ा सा आपको करंट देख लेना है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स 6 मंथ वाला जो मैंने आपको बताया वो चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। चलिए फिर आगे जो इम्पोर्टेंट है पुलिस एक्ट, यूपी का जो पुलिस एक्ट है एंड जो रेगुलेशन एक्ट है 1861 मतलब 1861, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आने वाले समय पे सब पे बात करूँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 5 महीने के अंदर, नहीं अगर हुआ तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर पूरा इंक्लूड तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको बनवा के दे देंगे। बस आप डेली वीडियो में लगातार ऐसे बने रहिएगा। हाँ, जितना है बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन की घंटी भूलना मत, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना वो आपके पास पहुंचता रहेगा, और इससे आपको क्या रेगुलरिटी पता रहेगा, कब वीडियो आया तुरंत उसको नोट्स बनाना है, फिर अलग से कोई फिर दूसरी वीडियो आएगी, फिर दूसरा नोट्स बनाना, फिर तीसरी वीडियो तीसरा नोट, इस आधार पर आपको पकड़ बनानी है और बढ़िया तरह से प्रिपेयर होना है। ठीक है, आपने देखा कि ये चीज़ पे हम कैसे यूपी ईएपीओ पे हमने बात किया। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं यूपी सिविल जज पे। ठीक है, जब यूपी सिविल जज में आते हैं हम, तो हमें क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, हमें सबसे पहले यूपी जब सिविल जज का एग्ज़ाम हो, मान लीजिए 6 मंथ के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, जून जुलाई के आसपास हो सकता है एग्ज़ाम करा ले, तो इससे पहले हमको इतना मजबूत हो जाना है। कहते हैं कि एक दिन में दुनिया पलट सकती है, हो कब पलट जाए किसको नहीं पता होता। तो उसी प्रकार से हमारा एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ही गोल्डन टाइम है। समय हमारा किसी व्यर्थ में ना जाने पाए, अनर्गल में, उसको किसी अच्छे स्थितियों में लगाया जाए जगह पे। तो हमें बस समय बहुत कम है, इन्हीं कम समयों के अंदर जो है हमें 6 मंथ के अंदर अंदर पूरी तरीके से हम जो जो आपको मैटर इसमें दिए हैं उन सारे मैटर पर आने वाले समय पर हर एक वीडियो डेली करके एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से मैं छोटा छोटा, जैसे आईपीसी की बात करेंगे, आईपीसी के अंदर जाके बात करेंगे, जो भी जैसे मान लीजिए 34 है, जैसे उसके बाद जो है 84 है वो विकृतिता जो होता है, फिर जैसे 120 है षड्यंत्रकारी काम है, उसके बाद जैसे 300 है, 299, 300 का जो डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि अंतर बताने का जो 299 300 का जो डिफरेंट बताने का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ऐसे ही 350 जो बल पूर्वक का काम होता है। ठीक है, 351 जो हमला का काम करता है, जो हमला एक आपराधिक क्रिया है वो है। ठीक है, तो ऐसे जैसे होता है एक जैसे व्यक्ति होता है अवैध हथियार लगे जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, वो ऐसा व्यक्ति कोई रखा हो जो अवैध हथियार है जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है या पहुंच सकता है, तो वो आईपीसी की धारा 140 जो है, ठीक है, आईपीसी की धारा 140 में ये इसके लिए 2 साल की सजा भी है ना। इसलिए कभी भी कोई भी वो हथियार तो बहुत जो लाइसेंसी होते हैं उसको बनवा के रखना चाहिए। कभी ऐसी अवैध स्थिति मतलब अवैध कोई हथियार नहीं रखना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके या अपने को नुकसान पहुंच जाए। तो ये गंभीर मामले होते हैं हथियार को लेकर, तो ये भी गंभीर ही मामला है। अगर आदमी आक्रोश में आके किसी प्रकार का असलाह रखा है तुरंत निकाल के मार दिया, शूट कर दिया, तो आदमी क्षति तो हुआ, हाँ नुकसान हुआ ना। एक सामाजिक स्तर की अपराध क्या होता है, अपराध एक ऐसा होता है जो समाज में, ठीक है, समाज में किसी प्रकार की क्षति हुई हो वही अपराध है। यानी कि कुछ समाज में नुकसान हुआ हो, समाज में रहते हुए किसी प्रकार की जो नुकसान होता है जिससे लोग इफेक्ट हो सके, समाज प्रभावित हो सके, ऐसी स्थितियों में जो आपराधिक क्रिया किया जाता है, तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए आईपीसी की धारा जो इंक्लूडेड है उसमें दंडित जो किया गया है, और उसके आधार पर जो सीआरपीसी है उससे प्रोसीड किया जाएगा। प्रक्रियाएं जो चलती हैं, एविडेंस है, साक्ष्य है, जो इन प्रक्रियाओं का
जो है साथ देता है, बचाव पक्ष भी ले सकता है और जो अपराधिकृत मतलब ये दोनों के लिए बचाव पक्ष साथ से एविडेंस जो काम करता है बच भी सकता है। और जो आदमी देखिए रियलिटी यही है, जो भी अपराध करेगा फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो जाता है, लोग दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन सही को गलत, गलत को सही। लेकिन हमारे मानने से ये है कि कोई गलत नहीं हो पाता है, कानून भी टाइट है, लोग भी अच्छे हैं, कभी भी कुछ भी नहीं गलत होगा। एविडेंस है, साक्ष्य है, जज का काम है साक्ष्य को देखना, साक्ष्य के आधार पर दोनों लोग का जो आर्गूमेंट होता है, वहाँ पे जो बहस होती है, उस बहस के आधार पर जो आपका एविडेंस होगा, जो एकदम परफेक्टली एविडेंस होता है, उसी आधार पे उस व्यक्ति को सज़ा सुनाया जाता है। सज़ा के दो ही रूप होते हैं, एक पुलिस प्रक्रिया के आधार पर जो तैयार होता है और दूसरा एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर। इन दो, जो पुलिस प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर जो सज़ा सुनाया जाता है, तो वो जज का कर्तव्य और दायित्व है कि उन सारी चीज़ों पर व्यवहारिकता के आधार पर वो क्या करता है, पुलिस और न्यायिक की जो प्रक्रिया होती है उस आधार पर देखते हुए साक्ष्य एविडेंस जो होता है उस आधार पर जाके उस पर राय विमर्श करके जाके तब निर्णय के स्तर पे आते हैं कि अब ये निर्णय किया जाए। तो निर्णय करने पे कौन किसकी सज़ा होती है, किसको जो है छोड़ा जाता है, किसको नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ पे एकदम सिद्ध किया गया है। पूरा मैंने बताया, इसमें समझाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको ये देखा, ठीक है। पुलिस एक्ट, देखो पुलिस की जो भी स्थितियाँ होती हैं, जैसे शुरू से लेके जैसे कांस्टेबल हैं, फिर एसआई है, एसएचओ है, डीजे है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो भी हैं, जितने भी हैं, सबका जो काम है, मैं समय आने पे सारी चीज़ों पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे और हर चीज़ पे आपको बहुत ब्रॉडली समझाने का काम नहीं करेंगे, इतना समझा देंगे कि हाँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद अक्सर रहेगा। कहते हैं कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, कभी भी छोटा समझ के उसको जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति हल्के में ले लेता है ना, तो वही कई जगह जो है मात खा जाता है। इसीलिए कि छोटी चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे विशेष ध्यान रखिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं होती है। पढ़ाई के मामले में शॉर्टकट नहीं होता है कि यही कूद के डायरेक्ट वहाँ छलांग लगाया मैं, उसके बाद तुरंत पा गया, ऐसा नहीं। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस होंगे, तब जाके आप सरकारी वकील बन सकते हैं। ये तरीका है, पढ़ना, मेहनत करोगे तो सब कुछ आपके हाथों में है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यूपी सिविल जज की, ठीक है। हम यूपी सिविल जज की बात करेंगे तो इसमें क्या है, जैसे मैटर जो आते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। जैसे आपने जो यूपी एपीओ में पढ़ा था, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, आपका पहले से ये चीज़ तैयार है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था, सामान्य अध्ययन भी पढ़ लिया था, करंट अफेयर भी पढ़ा है, हिस्ट्री भी पढ़ा है, बायोलॉजी भी पढ़ा है, जियोग्राफी भी पढ़ा है। आपने इन चीज़ों को आपने पढ़ा, ये भी आपका काम आ गया, ठीक। और आपने यूपी एपीओ में क्या पढ़ा था, मान लीजिए ये तो चलिए आपने ये पढ़ा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपने लॉ पढ़ा और उसके बाद जीके पढ़ा, ठीक है। ये आपका काम देखिए, आपका पहले आपने यूपी एपीओ में क्या पढ़ा था, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और हिंदी पढ़ा था, ठीक है। और आपने पुलिस एक्ट पढ़ा था। अब आपको सिविल जज के लिए क्या करना है, सिविल जज के लिए आपको इतना काम करना है कि आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं है, पुलिस एक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पहले से जानकारी हो गई है तो नहीं ज़रूरत, लेकिन आपको पहले से जानकारी हो गई है। जैसे हिंदी आपको राजस्थानी पूछ सकता है, ठीक, आपको फ़ायदा हुआ ना हुआ, ठीक। और दूसरी बात, अब आपको क्या पढ़ना है इसमें, यूपी सिविल जज में आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना है। जैसे इंग्लिश पे जो ट्रांसलेशन आता है, जो ट्रांसलेशन आएगा
इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है। जब ट्रांसलेट करेंगे तो देखो 40-40 नंबर का ट्रांसलेट आता है। इंग्लिश टू हिंदी में 40 नंबर, हिंदी टू इंग्लिश 40 नंबर, 80 नंबर का ये हो गया। ठीक है, जो प्रेसिस राइटिंग बोलते हैं, और वैसे तो कहा जाता है प्रेसाइज राइटिंग, तो राइटिंग इस पे आपको 60 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे पे आपको 60, मतलब 6 12 40 40 80, मतलब यानी कि 200 नंबर आपका तैयार। अगर आपने इसमें से 150 नंबर भी पा गए या 100 नंबर भी पा गए, तब भी 100 नंबर नहीं तो कम से कम तो इतना कोशिश करो कि आपका 120 125 150 की लमसम आप चले जाओ। कोशिश, देखो मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, सदा वो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। हैं, तो आप मेहनत करो तो इसका फ़ायदा हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको। हाई कोर्ट में आपको मिल जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट मिल सकता है, हर जगह जाएंगे तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत हर जगह है। छोटी छोटी चीज़ में कंप्यूटर आपको, जैसे एमपी में पूछता है कंप्यूटर, तो लॉ आपको इंग्लिश जानकारी होगी तो बहुत सारी कंप्यूटराइज की जो जानकारियाँ होती हैं तो उन सारी चीज़ को आप समझ सकते हैं। जो आपको हाई कोर्ट का जो जैसे जजमेंट आता है या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है उसको आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में भी, उसको बढ़िया करके उसको हिंदी में आप कन्वर्टेड कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिए। ये आपको काम जो है इसको, ये आपके मेंस में जो क्वेश्चन, मतलब मेंस का जो पेपर होता है उसमें इसका काम यही होगा कि जो आपको अंक मिलेगा, जो मार्क्स मिलेगा वो आपको जुड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली रूप से आपको जो पर्सनालिटी टेस्ट देना होगा, यानी कि जो आपको उसमें साक्षात्कार किए जाएंगे, व्यक्तित्व की जो परीक्षण दिया जाएगा उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक, इससे इंग्लिश अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। इससे आप विचलित नहीं हो सकते, ये आपको गिरा भी सकता है। इससे अच्छा है कि गिरने से पहले सुधर जाओ, तो गिरने का मौका क्यों दोगे। तो हमें गिरने का मौका नहीं देना है, पहले से स्टैंड रहेंगे, मजबूत रहेंगे, किसी भी प्रकार से लड़ झगड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि मुझे मजबूत रहना है, अपने हथियार को एकदम टाइट रखना है, कुछ भी हो जाए ऐसी चीज़ों में हम परिपक्वता पा ही लेंगे। तो ये चीज़ आपको काम करेगा। जब मेंस का हो जाएगा आपको इंटरव्यू पहुंचाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। चलिए, आपने ये देखा, इसमें क्या पूछेगा, आपने जो यूपी एपीओ में जो लॉ पढ़े थे, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया आपका, इंग्लिश हो गया। ठीक, आपका जो सेकंड नंबर पे था क्या था, सीपीसी, जो 1908 का है। क्या है, 1908 का। कॉन्ट्रैक्ट 1872, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा विधि होती है, सीपीसी सिविल प्रोसीडर, मतलब होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता। और जो रेवेन्यू एंड लोकल लॉ है, जो राजस्व स्थानीय विधि है, उसको भी तो आपको जानकारी होना जरूरी है ना, जो लोकल मतलब यूपी का है। और टीपीए, टीपीए यानी कि 1882, जो टीपीए मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो ये चीज़ आपने देखा, ये आपको क्या क्या, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ, और टीपीए एंड क्या हो गया ये 1882, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, यूपी सिविल जज के लिए ये हो गया आपके लिए, और ये हो गया आपके लिए, और आपके लिए ये जो इंग्लिश है ये भी हो गया आपके लिए। आपके लिए जो ये इंग्लिश है, जो मतलब ये जो जीके जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज, ये आपके लिए हो गया। ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंग्लिश, जीके और सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, राजस्व एंड रेवेन्यू लॉ, और ये क्या कहते हैं टीपीए, और आपका हो गया आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। अब आइए थर्ड स्टेज पे। अब इसमें क्या करना है आपको, ये यानी कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ठीक, जो 1963 का है ये, और ये जो न्यास अधिनियम 1882, जो ट्रस्ट यानी कि न्याय, ठीक है, ये न्याय
और स्पेसिफिक रिलीफ जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम होता है, ठीक, 1963, माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1980, क्या 1980 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। और तीसरा ये हो गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, भागीदारी अधिनियम, मतलब कि भागीदारी, पार्टनरशिप 1932, 1932 भागीदारी। तो आपने क्या पढ़ा, ये पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, ट्रस्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, ये चीज हो गया आपका तैयार। अब दूसरे पे या अब ये देखिए, हाँ, आपका एक और यहाँ पे हो गया, ये चौथे स्टेज पे देखिए आप, ये चौथा स्टेज है ना, आप यहाँ देखिए चौथे स्टेज में ये दिया है लिमिटेशन एक्ट, जो सीपीसी में आपको काम करता है, क्या सीपीसी में लिमिटेशन एक्ट। और टॉर्ट जो अपकृत क्रिया है, जो अपकृत क्रिया, ठीक है, वो अपकृत विधि कहते हैं ना जिसको, अपकृत विधि, अपकृत विधि, ये टॉर्ट। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी कि साम्य विधि, क्या है ये, साम्य विधि, ठीक है, साम्य विधि। तो आपको कौन सा स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जुरिस्प्रूडेंस है, ये आपको प्री में पूछेगा, इसको आपको प्री के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पूरी सब पढ़ाएंगे, जितना है सब बताएंगे, एक एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट, जितनी भी चीज़ें होंगी टॉपिक सारे पे बात करेंगे, पर यह है कि डीपली में नहीं, हम डीपली को निचोड़ के जो शॉर्ट बना हुआ चीज़ है वो चीज़ आपको देंगे, जिससे आपको एग्जाम में काम करे। चलिए, आपने क्या क्या देखा यूपी सिविल जज के लिए, फर्स्ट स्टेज आपने देख लिया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज आपने देख लिया, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, रेवेन्यू लॉ एंड लोकल लॉ, आपने सेकेंड स्टेज में देख लिया। थर्ड स्टेज में क्या देखा आपने, थर्ड स्टेज में देखा कि ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रस्ट, और उसके बाद सेल ऑफ गुड्स यानी कि ट्रस्ट, न्यास विधि देखा, माल विक्रय अधिनियम देखा, भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स और ट्रस्ट, और एक स्पेसिफिक रिलीफ जो 1963 की है एक्ट, ठीक है। और एक मर्यादा अधिनियम होता है जो लिमिटेशन एक्ट होता है, जो सीपीसी के साथ ज़्यादातर जुड़ता है, इसको आपको जब लिमिटेशन पढ़ाएंगे तो ज़्यादातर जोड़ जोड़ के इसमें क्या कहते हैं, सीपीसी के साथ मिला के पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, अगर मैंने आईपीसी पढ़ाया है तो इसे में जितना हो सकेगा, जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए आईपीसी में पढ़ा रहा हूँ तो सीआरपीसी की चीज़ें जोड़ेंगे, एविडेंस की चीज़ें जोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की भी चीज़ें जोड़ेंगे, जहाँ की जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी चीज़ें जुड़ सकती हैं, टीपीए की भी चीज़ जुड़ सकती है, अगर जहाँ की ज़रूरत, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक की ज़रूरत पड़ेगी, पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ अपकृत की बात होगी, लिमिटेशन की बात होगी, या प्रिंसिपल इक्विटी की बात होगी, कहीं की बात होगी, अगर कुछ भी होगा तो अगर जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसी में हम ज़्यादातर होगा कनेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब सेक्शन को, तो वो हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करके दिखाएंगे, कहाँ से कौन चीज़ कितना कनेक्ट किया जाता है। सारे बेयर एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, बेयर एक्ट रखूँगा, बेयर एक्ट के साथ आपको डेली अपडेट 10-20-25-30 मिनट का वीडियो जो भी बनेगा, एक एक टॉपिक पे चर्चा पर चर्चा होगा, बढ़िया से उस पर जितने भी मैटर होंगे क्लियर करते हुए जाएंगे, और हर एक वीडियो में अच्छे से पढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई भी इस तरह से नहीं, बढ़िया से पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, शॉर्ट पढ़ाएंगे, जितना होगा जिससे आपको एग्जाम में काम सके उतना पढ़ाएंगे। जैसे होता है ना कि आदमी पूरा बढ़िया से पढ़ा, बाद में फिर शॉर्ट भी नहीं बना पाया, एग्जाम होता है कि यहाँ क्या फंसा ये है, तो आदमी थोड़ा सा इधर उधर भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको भ्रम में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो आपको समय आने के बाद जैसे आईपीसी से है सब कुछ टॉपिक शॉर्ट शॉर्ट दे देंगे, उसी से आप लोग जो है
तैयारी करेंगे, छोटा छोटा पढ़ के एग्ज़ाम के जब लास्ट हो 10-20 दिन हो तब वो चीज़ देखा जाता है जो मैं शॉर्ट दे रहा हूँ। और बाकी मैं बढ़िया से बताऊँगा, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो लिखा भी दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये हो गया आपको। हाँ, आपने यूपी सिविल जज के लिए पहला स्टेज देख लिया, दूसरा स्टेज देख लिया आपने, ठीक है, आपने तीसरा स्टेज देख लिया और आपने चौथा स्टेज देख लिया और आपने पांचवा जो स्टेज देखा है ये भी जीके जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, और आपने जो है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के बारे में आपने देख लिया। आपने ये कंप्लीट कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आपको विशेष ध्यान देना भैया, इससे आप कहीं दूर नहीं भाग सकते। जो आपका राइटिंग जो जजमेंट होगा, एविडेंस का जो एविडेंस चार्जेस होगा, यानी कि गवाहों का जो साक्ष्य होगा, वो क्या है, निर्णय लेखन कैसे होता है, मामलों का आचरण कैसे, जो कंडक्ट ऑफ केसेस, मामलों का आचरण, यानी कि प्रैक्टिस मैटर, व्यवहारिक जो मामले हैं उस पर, और प्रिंसिपल प्लीडिंग, यानी कि जो याचना के सिद्धांत हैं वो उस पर हम जो है बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, ठीक। इस पर आपको हम बढ़िया तरीके से बताएंगे, कैसे चार्जशीट तैयार कैसे क्या करते हैं, कैसे गवाह का साक्ष्य पेश होता है, कैसे निर्णय लेखन होता है, और व्यवहारिक मामले जो भी चीज़ हैं ये सब चीज़ बताएंगे। जैसे एमपी में भी ज़्यादातर पूछता है ना, तो इससे हम लोग दूर नहीं भाग सकते हैं। तो जहाँ तक जितना भी लॉ है हम कहीं नहीं भाग सकते, कहीं ना कहीं वो हमको इंक्लूडेड कनेक्शन उसका जो होता है, मतलब लॉ का। अभी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़े तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आईपीसी पढ़ रहे हैं और सीआरपीसी का, इसमें जैसे महिलाओं को किसी प्रकार की प्रताड़ित करते हैं, जैसे होता है कि महिला होती नहीं 125 जो भरण पोषण पाने की भाई दायित्वाधीन हो पाएंगी, अगर उनको आप नहीं देंगे तो कैसे हो सकता है भाई, देना पड़ेगा आपको, इसलिए भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन है, सीआरपीसी में दिया है। और कोई भी अगर उनके पास किसी प्रकार की क्षति, जैसे मान लीजिए आईपीसी में है, जो महिला होती है अगर उनके मान मर्यादा को अपमानित करेंगे, उनको महिलाओं को अपमानित करेंगे, उनके मान सम्मान को गिराने की कोशिश करेंगे, तो वो इस आधार पे भी आपको जो आईपीसी की धारा 499 है उस आधार पे आपको जो है दंडित करने का जो प्रोसीजर होगा, फिर हम सीआरपीसी में ही जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते हैं ना कि कहते हैं कि जैसे लड़के लड़कियां होती है, अक्सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि भाई वादा करता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँगा, है, तो व्यक्ति वो शादी करने का जो वादा कर लेता है, तो जो शारीरिक जो भी मतलब कहते हैं ना कि जो शारीरिक स्थितियां हो और मानसिक रूप से जो मतलब वो क्या कहते हैं कि प्रताड़ित करते, मतलब होता है शोषण करना, ठीक है, शादी का वादा करके वो व्यक्ति क्या करता है आईपीसी के आधार पे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो शोषण करने का काम करता है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा। जैसे अब आपको क्या बताएं, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, आदमी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 में, ठीक है, उसमें आपको मिलता है, ठीक है, उसमें आपको मिलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो आपको मिलता है। और क्या है, राज्य का भी कुछ दायित्व होता है, जैसे हमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। बहुत सारी चीज़ होता है ना कि जो भी सरकार हो, हम सारी सरकार हो, हम किसी सरकार से कोई हमारा कोई वो नहीं है, हाँ, हम सबका मान सम्मान करते हैं, पर हमारे देश की जनता के प्रति जो है अच्छी भावना के साथ उनके साथ मिलजुल के काम करें, और जीवन भर आपको जिताते रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, बस अच्छा कोई भी हो, सब अच्छे ढंग से काम करेंगे, तो सब बस यही सोच के काम करें कि अपने देश की उन्नति को बढ़ाने के लिए जैसा भी हो सके, सारे देश की उन्नति के लिए जितना भी हो सके काम करना चाहिए, और उसी आधार पे काम करने के आधार पे ही लोग आकर्षित होते हैं, जिताते हैं। राजनीति देखिए, राजनीति ठीक है, राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति इतना भी ज़्यादा ना कर लीजिए कि वो आपके लिए बात के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाए।
इसीलिए राजनीति करिए, पर बहुत ही सोच विचार के। अगर आप राजनीति किस लिए कर रहे हैं, आप जनता के लिए कर रहे हैं ना, जनता के हित के लिए कर रहे हैं ना, तो राजनीति कीजिए। इसीलिए तो कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय है करिए, आधार पे करिए। अब समता की बात कर रहा है हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता और कहते हैं ना कि समता हुआ किसका, हमें प्रतिष्ठा अवसर मिले उसकी प्रकार हमको समता मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण ये राज्य का दायित्व है। ठीक, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण ये राज्य का दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है। उनकी सुरक्षा को बनाएं और जितने भी विधि हैं उन पर जो है समक्ष काम करने का काम करें, समता का काम करें। ठीक है, किसी को कोई कौन है ये है इस तरह से नहीं, सबको मिला के काम करेंगे। देश की उन्नति में कोई भी किसी प्रकार की कसर नहीं रहेगी। देश की उन्नति होगी तो हमारा देश, कहते हैं गोल्डन चिड़िया, तो ये हमारा देश गोल्डन जैसा हो गया, सुनहरा देश होगा ये। और भी आगे चलिए। एक चीज़ आप जानते हैं कि जो मेरा ये यूपी सिविल जज का है, ये 3 पेपर होता है लॉ का, इसका 3 पेपर होता है। पहला सब्सटेंटिव लॉ होता है जिसको हम सारभूत विधि कहते हैं। दूसरा प्रक्रिया, जैसे कि प्रोसीडर एंड एविडेंस, जो हम क्या कहते हैं कि उसको जो प्रक्रिया विधि होती है और एविडेंस साक्ष्य विधि होती है, इस आधार पर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सेकंड पेपर होगा। और तीसरा पेपर क्या होगा, पैनल, यानी कि इंडियन पैनल, मतलब जो दांडिक विधि है, यानी कि जो मेरा आईपीसी है 1860 जो एक्ट है वो वहाँ पे काम करेगा। इसीलिए, और रेवेन्यू एंड लोकल लॉ, ये जो है तीसरा पेपर, आईपीसी और रेवेन्यू लोकल लॉ ये तीसरा, सब्सटेंटिव लॉ सारभूत विधि और प्रोसीडर जो एविडेंस है, ठीक है, एंड एविडेंस, ये चीज़ आपका काम करेगा यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला पेपर भी 200 नंबर का होगा और दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होगा और तीसरा पेपर भी 200 नंबर का होगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है मेंस में। और इंग्लिश आपका 200 नंबर का होगा, इंग्लिश भी 200 नंबर का होगा। और दूसरी बात, आपका जो क्या बोलते हैं सामान्य विधि है, सामान्य विधि आपका जो है ये भी 200 नंबर का है, जो आपको ये 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स आपको 200 आपको नंबर इसमें इंक्लूड हो जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम किस पे बात करते हैं। तीसरा स्टेज हो ही गया। हाँ, ये बचा था जिसमें आपको देखो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है और जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, इस विधि शास्त्र और जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो विधिशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जूरिस्प्रूडेंस, ये प्री में काम करेगा भैया। इसको भी आप इससे भी कहीं दूर नहीं जा सकते, ये भी आपके पास में ही लगा छुआ रहेगा। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको प्री भी आपका ये तैयार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपका ये क्या है थर्ड वाला मैटर ये जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल, ये भी आपका काम करेगा, स्पेसिफिक ये सब। ये आपका प्री का भी, मेंस आपको टोटल मेंस के लिए तैयारी करते रहिए, प्री अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे ना, तो अगर भगवान खुदा न खास्ता ईश्वर का आशीर्वाद रहे, भगवान का किस्मत आप लोग का काम कर गया, अच्छा मेहनत आपने कर्म योग काम किया, आपने अच्छे कर्तव्य के साथ काम को निर्वहन किया, पढ़ा लिखा बढ़िया मेहनत किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो पहले से ही अच्छे से पढ़ाई किया, आपने मेंस के पर्पज से तैयारी किया, तो आपका मेंस अगर निकल गया, प्री आपका निकला, तो मेंस आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेंस के आधार पे ही प्री होता है। और प्री आपका जो छोटा छोटा होता है, आप मेंस पढ़ोगे तो अपने आप छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे,
जो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट के लिए तैयार एकदम परफेक्टली तैयार हैं उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको मेंस के फोकस करना है। मेंस यानी कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पे और सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए हैं, इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक रिलीफ ट्रस्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, और लिमिटेशन एक्ट भी और टॉर्ट और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये सब चीज़ का आपने अगर इतना तैयार कर लिया है उसके बाद आप आ जाइए जीके पे। जीके पे आप इतना जितना हम बोले थे हिस्ट्री बायो और जियोग्राफी और बायोलॉजी और हिस्ट्री पे आप विशेष उस पर पकड़ बना लीजिए। 6 महीने का टाइम है, हम तो कहते हैं 5 महीने का आप टाइम है। छठे महीने पर आपको एग्जाम टेस्ट अपने आप में लेना है। जब अपने आप में टेस्ट हो जाएगा तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। रेडी रहिए, एकदम तैयार हो के आराम से एग्ज़ाम दीजिए, किसी की भी हिम्मत नहीं रोक ले, समझ रहे हैं। और इंग्लिश आपका तैयार है, आपका इंग्लिश तैयार हो गया, आपका जीके तैयार होगा, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो स्टेज है आपको ये तैयार हो गया। 5वें स्टेज में इंग्लिश और जीके पे ये फोकस, आपको इसको नॉर्मल इजी मत लीजिएगा। सोचिए आपको अगर ट्रांसलेशन आ गया ना तो 60 नंबर का आपको ये बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। वो ट्रांसलेशन आ गया तो 40 नंबर का ये मिल गया। प्रिसाइज राइटिंग जो आता है आपको वो मिल गया 60 नंबर। आप एसए के लिए भी जो 60 नंबर 6 12 यानी कि 120, 4 4 80 यानी कि 80 और 120 200 नंबर हो गया आपका बढ़िया से। आप अगर इसमें 150 नहीं पाते तब भी अगर आप बहुत गिरती हालत में पा रहे तो 125 तो पा ही जाएंगे, ठीक है। आप जैसे मान ली 200 नंबर जीके में है, बहुत गिरती हालत में गया तो 150 नहीं तो बहुत गिरती हालत में गया 125 हैं, इससे तो नहीं नीचे जाना चाहिए आपको। तो आपको पूरी तरीके से इस पे भी पकड़ रहना चाहिए। और आपको तरीका बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका राजस्थान का एग्ज़ाम आ गया, मान लीजिए उत्तराखंड का एग्ज़ाम आ गया, मान लीजिए बिहार का एग्ज़ाम आ गया, तो आपका अगर यही तैयार हो जाएगा तो आपका सब जगह काम करेगा, ठीक है। आपको बस मेहनत करना है, सच्ची लगन और आस्था के साथ करोगे तो आपको किसी भी कामयाबी से पीछे नहीं हट सकते हो। अक्सर आपको कामयाबी के साथ तत्पर खड़े रहोगे, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जैसे यूपी एपीओ हो गया, यूपी सिविल जज हो गया, उसी प्रकार से मैंने बताया नहीं कि राजस्थान, उत्तराखंड और जहाँ तक है झारखंड, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भी आपको ज़्यादातर जो मेन पॉइंट है उस पर आपको एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करना है, मेहनत करना, तैयारी करना है। जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। होने के बाद कोई रोक नहीं पाएगा आपको, बस आप लगन के साथ लग जाइए। समय सारणी कि क्या है कि एक समय बनाइए, सोने का जो टाइम होता सोइए, जगिए मत लिए, क्योंकि ये आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे, समझ रहे हैं मेरी बात को। और यही काम जो है आप अगर इसको पीसीएस के मेंस में रखना चाहेंगे तब भी आप रखिए। जीके आप यही जीके तैयार करिए, करंट अफेयर तैयार करिए, आप उसके बाद और लॉ को मेंस में रख दीजिए, जीके को रख दीजिए। डायरेक्ट क्या करेंगे आपका पीसीएस भी फाइट कर सकते हैं। इंग्लिश आपका तैयार ही है, जीए की तैयार है, लॉ का तैयार है, आप क्यों नहीं पीसीएस भी देने का इच्छा करें तो पीसीएस भी दीजिएगा। अगर आपको आईएएस के मेंस में रखना चाहते हैं आईएएस के मेंस में रखिए। आप आपका इंग्लिश तैयार है, आईएएस के मेंस में काम करेगा, आपको आईएएस में काम करेगा। आपको जीके तैयार है, आईएएस में काम करेगा। आपका आईपीसी ये जितनी भी लॉ हैं आपके, ठीक है, आपका तैयार है, मेंस में काम करेगा। आपका क्या बचा है, कुछ है, ये सब जगह काम करेगा। लॉ ऐसा नहीं है एक लॉ कर लिए तो आप कहीं नहीं एग्ज़ाम दे सकते, हर जगह आपके लिए अथॉराइड है करने के लिए। आप यूपीएससी के आधार पे चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप जो है आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एचजेएस का एग्ज़ाम दीजिए, लॉ ही सब कुछ है। लॉ आपको जानकारी है तो सब कुछ आप समझ लीजिए पा लिए हैं, आपको किसी चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हैं। और बाकी देखिए अंतिम स्थितियां होती हैं, जब तक आपकी पढ़ने की शक्ति है, मेहनत करने की शक्ति है, जब तक आप इसमें जागरूक रह के पढ़ सकते हैं तब तक मेहनत करिए। भगवान किस कहते हैं ना कभी किसी का भी एक दिन सबका दिन आता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको लगना है, मेहनत करना है, समय आने की स्थितियों के आधार पर देखेंगे, कामयाब आप ही लोग होंगे। मेहनत आप करोगे तो होना ही होना है, जायज़ है एकदम होना। ठीक है, चलिए हम कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय और नहीं लेंगे, कुछ समय टॉपिक्स पे लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो कानून है, कानून दो प्रकार का होता है। क्या? कानून दो प्रकार का है, एक सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ। यानी कि जो सिविल वाद होता है, जो सिविल लॉ होता है, वो आर्थिक क्षतिपूर्ति से होता है। आर्थिक सिविल लॉ जो सिविल विधि है वो यानी कि आर्थिक विधि से होता है, आर्थिक क्षतिपूर्ति से होता है, इतना याद रखिए। और ये जमीनी मामलों से रिलेटेड होता है, किराएदारी से रिलेटेड होता है, तलाकशुदा से मतलब है। यानी कि सिविल लॉ कहाँ कहाँ, जैसे यानी कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, जमीनी को ले लीजिए, किराएदारी को ले लीजिए, तलाक से, जो तलाक CRPC की 125 तलाक ले लीजिए, ये सब चीज़ आपको सिविल मैटर हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। आइए आपको हम ये क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ पे बात करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ पे कैसे मैटर आ सकते हैं? जैसे जो अपराधी होता है, जो कभी देखिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म होते हैं, कि जुल्म नहीं, जिसको आपराधिक कृत्य कार्य करके आता है, मुलजिम बोला जाता है, जिसको अपराधी व्यक्ति कहलाता है वो। तो वो जो कटघरे में खड़ा होता है, ये देखिए कटघरा मैंने बना रखा है ना, कटघरे में जब खड़ा होता है, जो अपराधी होते हैं, जैसे मान लीजिए वो अपराधी आदमी अपराध करता है, तो उसके माइंड में ना, दिमाग में बहुत सारे, मस्तिष्क में किस किस तरह के दिमाग आते हैं अपराध करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पुराने चले जाइए, पुराने जो लीडिंग केसेस हैं और केसेस हैं, उस पर एक से एक केसेस हैं जो आप दिल दहला देगा, कि ऐसे ऐसे केसेस हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपराध की क्रिया इतना ज़्यादा होता है, सोचिए। अब क्या बताएंगे, आने वाले जो वीडियो होगा, धीरे धीरे, एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं पाएगा ना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब देखिए, जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति है अपराधी की क्रिया में, ठीक है, पहले जो सजा पाता है, सजा के दो रूप होते हैं। क्या रूप है? एक जो पुलिस क्रिया के आधार पे, और एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर। पुलिस प्रक्रिया के आधार पे कैसे होता है, कोई भी अपराध होगा तो उस अपराध के आधार पर यह देखा जाएगा कि मामला संगीन मामला है या असंगीन, मतलब कि संज्ञेय या असंज्ञेय मामला। ठीक है, अगर मामला संगीन हुआ यानी कि गंभीर मामला है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि 3 साल से अधिक का अगर कोई भी सजा है, तो ये मान लीजिए कि वह गंभीर मामला है। ठीक, जैसे हत्या है। ठीक, जो एक कटघरा में खड़ा व्यक्ति है, ये किसी भी प्रकार का करके आ सकता है। मान लीजिए ये व्यक्ति हत्या करके आया हो, ठीक है, हत्या 300 जो प्रभाषित, और दंड 302 में पा गया ये। और ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए ये करके आ गया, किसी षड्यंत्रकारी में फंस गया ये, ठीक है, ये भी 120 का काम किया है। सब खड़े हैं ना एक कटघरे में, तो 120 का काम किया ये, यानी कि ये षड्यंत्र किया था, ये यही मेन षड्यंत्रकारी था जो अपराध कृत्य करने का था। और ये जो व्यक्ति है, ये डकैती डालने का बड़ा उस्तादगिरी व्यक्ति था ये, यानी कि ये कह सकते हैं कि 395 जो डकैती का उस्ताद व्यक्ति था ये। और कभी कभी होता ना, लूट और डकैती में डिफरेंट क्या है, सब बताएंगे जब टॉपिक आएगा, जब एक एक सब्जेक्ट पे एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स भी लिखा देंगे, ज़रूरत पड़ी तो अगर अलग से मुझे एग्ज़ाम का टेस्ट भी लेना, सब कुछ करवाएंगे। बस धीरे धीरे 6 महीने के पहले पहले कोशिश करूँगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब ये व्यक्ति है, देखिए ये व्यक्ति, ये भी हत्या की कोशिश किया, मारने का 307 यानी कि मारने का भी प्रयास किया। सोचिए इसके अंदर कितना ये रहा कि, लेकिन मारने का प्रयास तो किया, लेकिन ये बंदा बच गया। अब बचने का मतलब समझ रहे हैं, गंभीर मामला, यानी कि वो खुद एक साक्ष्य हो गया, और वो डायरेक्ट रूप से एविडेंस के तौर पे वो इनको तुरंत कटघरे में खड़ा करके इनको जेल भिजवा देगा। तो अब ये देखिए, ये व्यक्ति जो खड़ा है, ये भी व्यक्ति
शादीशुदा गर्भपात करवाने का भी इसके ऊपर सजा है। ये भी सोचिए इसके ऊपर क्या सजा है, ये भी कटघरे में आया हुआ था। तो ये 312 का काम है जो आईपीसी का है, ठीक है। और ये जो तीसरा व्यक्ति है, देखिए यहाँ नीचे खड़ा है बीच में, ये क्या काम किया था, ये तो हमला का काम किया था। मतलब हमला यानी कि 351, ये हमला का काम किया था। सोचिए, सोचने वाली बात है ये सब चीज़। ऐसे ऐसे अपराधी व्यक्ति हैं, सोचिए कितने खतरनाक व्यक्ति हैं कि कैसे कैसे जुर्म करके जो है वो बादशाह की दुनिया में चले जाते हैं। जुर्म की स्थिति बहुत खराब होती है भैया। जो आदमी फंस गया तो ज़िंदगी उसके लिए उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थितियों में भगवान ना करे कोई फंसे, समझ रहे हैं। और एक चीज़ और है, ज़्यादातर व्यक्ति जो बाहुबली व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर लोग जो गरीब दबे कुचले व्यक्ति होते हैं उनको दबाने का, मारने पीटने का काम करते हैं और मार पीट के सब कुछ करके, हत्या करके, कुछ भी किसी भी तरीके से, मतलब हम तो हम ही हैं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ तक ये स्थिति है भैया, अब सोच लीजिए, ठीक है। अब जैसे असंज्ञेय मामले में क्या, पुलिस प्रक्रिया में असंज्ञेय जो मामला होता है वो छोटा होता है, मारपीट का मामला होता है, बहुत बड़ा मामला नहीं होता है। मारपीट आप कर लिए हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई वारंट है, इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं, वारंट होना जरूरी है इसमें असंज्ञेय मामले में, ठीक है। वारंट होगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस अपराध की जानकारी होना मजिस्ट्रेट का अति आवश्यक, अगर जानकारी है तब उस आधार पे क्या कर सकता है, उसको जो है वारंट दे सकता है, जाइए उसको पकड़ कर लाइए। कभी कभी क्या होता है, असंज्ञेय मामला ही संगीन मामला बन जाता है, जब उसको जानकारी इन्वेस्टिगेट होता है, इन्वेस्टिगेशन जब होता है ना, जब जांच करता बैठाया जाता, वो सारी जानकारी निकलती है, तब जाके पता चलता नहीं यही अपराधी किया था, ये अपराधी नहीं था, मेन तो ये अपराधी। कभी कभी आप देखे हैं ना, जो सही व्यक्ति होता है उसको लोग फंसाने का भी काम करते हैं। अभी गांव में कोई बात हो जाए, किसी क्षेत्र में कोई बात हो, किसी गली मोहल्ले में कोई बात हो जाए, किया कोई और रहेगा, फंसा किसी और को देगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ बहुत व्यवहारिकता जानकारी, कभी भी जज बनिएगा तो बहुत सारी चीज़ को जानकारी होते हुए भी, क्योंकि आदमी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट को फंसाने का काम भी लोग कर सकते हैं, जिससे कभी अपने गांव पड़ोस में रहिए तो आपको फंसा देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि आपका इनका बच्चा आगे बढ़ चढ़ के किसी में हिस्सा ले रहा है तो बढ़ने देंगे, ठीक है। फंसाने का भी लोग काम करते हैं। ये सब चीज़ से बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी जज बनिएगा, जब भी काम भी करिएगा तो बहुत व्यवहारिकता तरीके से काम करिएगा, जिससे लोगों को कभी भी किसी प्रकार की क्षति हानि नहीं होने पाए। सबको कहते हैं कि जज भगवान होता है, जज भगवान होता है, और जो आर्गूमेंट जो हमारे सहायक अभियोजक अधिकारी होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो होते हैं, ये जो पीड़ित व्यक्ति का काफ़ी कितना बेचारे आर्गूमेंट करके, बहस करके बचाने का प्रयास करते हैं, इनकी क्षतिपूर्ति, इनके क्षति पहुंचाने, इनके साथ जो घटना घटी होती है उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये भी सोचिए, एक सम्मानित व्यक्ति, ऐसे जो वकील और जज, ये तो हमारे भगवान के स्वरूप होते हैं। दबे कुचले व्यक्तियों को उच्च स्तर तक लाने तक, जो उनके साथ पीड़ित, जो उनके साथ किसी प्रकार का कृत्य आपराधिक कृत्य किए होते हैं ना, उनके साथ वकील और जज, यही सब लोग खड़े होते बेचारे, और इन्हीं लोगों के साथ लोग काफ़ी किसी भी तरीके से इनको सम्मान बहुत सारे मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। लेकिन देखिए, अगर ये कायम रहेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। समय आने पे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने जब भी होइएगा तो एकदम दृढ़ संकल्प हो के अपने काम को, कर्तव्य को निर्वहन करिएगा, सही काम करिएगा। मैं कहता हूँ जज बनने के बाद, क्योंकि जनता आपको भगवान मानती है, यानी कि अगर जज बनिएगा तो भगवान का समझ लीजिए, आप जिस कुर्सी पर बैठोगे तो भगवान का एक स्वरूप होगा। आप किसी को निर्णित करोगे तो बहुत सोच समझ के, इसलिए आप कुछ भी करेंगे, किसी प्रकार का जजमेंट देंगे, वो उस व्यक्ति के ऊपर हो गया, बेचारा सही जा रहा है, गलत जा रहा है, सही व्यक्ति को ही जेल जाना पड़ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होने पाई। ये सब चीज़ थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो असंज्ञेय मामले में होता है, ठीक है, ये जमानती अपराध होता है, ठीक है। ये
ये जमानती मतलब जमानत लिया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। जमानती अपराध नहीं होता है, वो गंभीर मामला होता है, गैर जमानती होता है। बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है इसमें। डायरेक्ट ऑन द स्पॉट किसी ने गोली मारा, अगर पुलिस पकड़े तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, ले जाके जेल। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, उनको लिखा पढ़ी करके उनको देना पड़ेगा लिखित रूप से, कितना लेट होने का क्या कारण है। ठीक है, 24 घंटे कोर्ट के पास में, जज साहब के पास में जाना जरूरी होता है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए कि हमें जज बनना है, सरकारी वकील बनना है, जिसका जो अपना लक्ष्य एम मतलब जो आपने सोचा है, सपना बना के रखा है, उस चीज़ को पूरा करना है। तो माँ बाप के सपनों को जो है उज्ज्वलता प्रदान करिए, उनके सपनों को साकार करिए। हम यही भगवान से और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि सदा आप भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, सदा वो आपके साथ रहेंगे, किस्मत आपके साथ सदा साथ देते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेहनत करिए, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। हाँ, इतना जानते रहिएगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और बेल आइकन घंटी आपको बताए थे कि हम जितना भी वीडियो डालेंगे ना, वो आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। और हम जो भी पढ़ाएंगे छोटा छोटा कर, जितना भी वो कोटेशन बना बना के शॉर्ट नोट्स बना देंगे हर सब्जेक्ट का, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट की बात क्या है, लोग उच्च और उच्चतम में थोड़ा फर्क है। उच्च जैसे हाई कोर्ट, उच्च, तम मतलब उच्चतम जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे कहते हैं सर्वोत्तम, तो उच्चतम, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि तम जोड़ देना। उच्चतम में जोड़ने का मतलब होता है, काफ़ी कभी बच्चे इधर उधर विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट की बात है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। जो हाई कोर्ट जो 226 यानी कि सुप्रीम कोर्ट 32 और 226 उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। और यही सब चीज़ है। बाकी हम आपको अगली वीडियो में बेसिक, अब कल से जो वीडियो पड़ेगा वो बेसिक तौर पे पड़ेगा। हर एक सब, जैसे कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, एविडेंस, जो चीज़ें हैं बेसिक, जो आदमी को, सब लोग को जानना ज़रूरी है। तो हम इस 10 दिन 8-10 दिन के अंदर बेसिक लॉ डालेंगे। उसके बाद 1 तारीख से आप लोगों पर काम करना शुरू कर देंगे। आप लोग भी इसको डेली देखिए, बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको पूरा चीज़ें, आपको एक एक टॉपिक पे, एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक टॉपिक पे बात होगी 1 तारीख से। लेकिन पहले आपका स्तंभ जो होनी चाहिए, मेन जो मूलभूत विधि है, उस चीज़ को जानकारी भी होना जरूरी है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मेहनत करेंगे। नमस्कार।